जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संबोधित करते हुए जयपुर को शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि यहां परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को ईमानदारी, नैतिकता और सेवा भाव के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिक्षा को समाज का सबसे शक्तिशाली साधन बताते हुए शिक्षकों की भूमिका को अहम बताया। The University of Rajasthan stands as the oldest institutions of higher education in our state, Rajasthan. Over the years, it has become a cornerstone of educational heritage and a beacon for future aspirations. To the graduating students, I extend my heartiest congratulations from the bottom of my heart. Convocation marks both a small end, that is your academic career comes to an end, but that is not the end of everything. That is another good beginning. While you leave behind the familiar corridors of this university, you step into a world filled with opportunities. Today's world is a lot of opportunities, no doubt about it, but a lot of challenges also. And it gives you a lot of responsibilities also. The knowledge you have gained here is a tool for your progress in the future. A true measure of your education will be seen in how you apply and you live to yourselves. राजस्थान विश्वविद्यालय का एक गरिमामय इतिहास भी मुझे मालूम है। मैं देखने जा रहा था कि ये कब की स्थापना है। ये 8 जनवरी 1947 की ये यूनिवर्सिटी की स्थापना है। 1956 में राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम ये बदल दिया है। पहले नाम था राजपुताना यूनिवर्सिटी। उसके बाद नाम बदला है कि जयपुर सवाई मानसिंह द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम दिया। इसका एक घोष वाक्य भी है, आप किसी को मालूम है, मुझे याद नहीं। धर्मो धर्मस्य जगतः प्रतिष्ठा। तो किन्हें सोच कर रखा है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इसका अर्थ है धर्म ही पूरे विश्व का आधार है। ये बड़ा सोच कर नाम रखा है, जो भारतीय ज्ञान की परंपरा दर्शाता है। आज इसमें 37 स्थानिक उत्तर विभाग है, 37 अगर फैकल्टीज है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखते होंगे। साथियों, आज का दिन विशेष है। माननीय उपराष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि देश सामान्य परिवार में जन्मे बालक अपनी प्रतिभा, निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के बल पर लोकतंत्र के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। माननीय उपराष्ट्रपति जी महोदय साहब, आपका जीवन मेहनत से महानता तक की यात्रा है। आज आप यहां हमारे युवाओं के बीच, तो यह स्पष्ट संदेश है ही, यदि संकल्प अडिग है तो दुनिया की कोई ताकत भी बाधा आपको देश सेवा से नहीं रोक सकती। राजस्थान की यह भूमि कृतज्ञ है कि आपके हाथों हमारे युवाओं को दीक्षा प्राप्त हो रही है। मेरे प्रिय युवा साथियों, आज जब आप उच्च शिक्षा के इस पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को भी साझा करना चाहूंगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार बताया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष कर यह सिद्ध किया
कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है, इसलिए हर युवा को शिक्षा को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर आगे चलना चाहिए। तो जस्टिस भी बने, जिन्होंने प्रजामंडल के माध्यम से जयपुर के भीतर संघर्ष की अलग जमाई, चाहे वो बिहारी लाल अग्रवाल रहे हों, जिन्होंने 1931 में इसी विश्वविद्यालय के गेट पर 35 दिनों तक सत्याग्रह किया था। ऐसी सारी विभूतियों को प्रणाम करता हुआ, मेरे पास बहुत समय नहीं है, इसलिए समय की बाध्यता में मैं सिर्फ एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, आपने महाभारत की कथा पढ़ी होगी, उसमें एक दृष्टांत आता है यक्ष प्रश्न का। पांचों पांडव एक तालाब के पास जा रहे थे, पानी पीना चाहते थे। यक्ष ने कहा जो सवाल का जवाब देगा वही पानी पी पाएगा। चार भाई समझ नहीं पाए, बिना सवाल दिए पानी पीना चाहते थे, वहीं बेहोश हो गए। युधिष्ठिर ने सवालों का जवाब दिया। सवालों के क्रम में एक प्रश्न यक्ष ने पूछा जिसका हम सभी से सीधा संबंध है। यक्ष ने पूछा, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मण्यम केन भवति। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जज और विधि विद्यार्थी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में हाईकोर्ट के यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ किया गया और पूर्व न्यायाधीशों के लेखों के संकलन का विमोचन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में न्यायपालिका की भूमिका, लोक अदालत और मध्यस्थता के जरिए त्वरित न्याय पर जोर दिया। मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और बातचीत जैसे तरीकों से हम मामलों को न सिर्फ कम समय में सुलझा सकते हैं बल्कि अदालतों पर काम का बोझ भी कम कर सकते हैं। इन सरल तरीकों से गरीब व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सकता है। जब विवाद प्रेम से सुलझाते हैं तो मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति कम होती है, इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा कि सीधे कोर्ट जाने से पहले एक बार मध्यस्थ केंद्र या लोक अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाए। हो सकता है हमारा वो काम समझाइश के माध्यम से वहीं बड़ी सरलता से हो जाता है और आप इसको कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्थान में देखता हूं कि आप सभी जाते हैं, जो आप लोक अदालतों के माध्यम से करते हैं उसका बहुत बड़ा असर आता है और बहुत काम उसमें होते हैं। मित्रों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के अन्य महान सदस्यों ने भारत का संविधान हमें दिया तो उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज दिया जो हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा का हो, समान अधिकार और सम्मान देता है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग हैं। ये सबसे बड़ी बात उसमें है और ये तीन शब्द बताते हैं कि संविधान भारत के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है। इस संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सबसे अधिक आप माननीय न्यायाधीश ने निभाया है। संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता आदि, जब जब खतरा हुआ है न्यायपालिका ने उनकी रक्षा की है। इसी वजह से न्यायपालिका में लोगों का अटूट विश्वास है और आप देखते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है कि देश के हर व्यक्ति तक न्याय त्वरित और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके लिए उन्होंने भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के माध्यम से न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने पर विशेष बल दिया। नई तकनीकी उपयोग से न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए कानूनों के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक सोच से मुक्त किया है। भारतीय बनाने का साहस
कदम उठाया है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसमें हर व्यक्ति के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित की गई है। अब नए कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आम नागरिक को केंद्र में रखते हैं। नए कानून में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए पुरानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नए कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इन तीनों नए कानूनों के सफल क्रियान्वित के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यस्थता सुलह। I appreciate Honorable Chief Minister when he said कि किसी भी मुकदमा में कोर्ट जाने से पहले आप मीडिएशन को, लोक अदालत का दरवाजा देखिए और उस माध्यम से अगर आपका सुलझाना होता है तो आपको दोबारा कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And here, precisely here, is where each one of your lordships comes in. I am here today to invite you once again into the service of the Republic, because what former judges carry in is something no institutions can manufacture by notification, no committee can replicate, and no training program can compress into a syllabus. Your lordships carry not merely knowledge of law, any library can offer that. You carry knowledge of people, decades of reading human nature across every stratum of society. Like the rural litigant whose entire life savings are bound in a single acre. The family whose fracture runs far deeper than any property dispute can express. The first generation entrepreneur navigating commercial waters into a chart. You have presided over their most desperate moments. That accumulated wisdom, that rare convergence of law and legal precision and human understanding is irreplaceable. And right now, I believe a great deal of it is being left idle. Ladies and gentlemen, there is a reason we turn almost instinctively to former judges when we need senior mediators or arbitrators. It is not convention and it is not courtesy alone. It is because a former judge who walks into a mediation room carries an authority that no government circular, no legal aid brochure, and no well-meaning public campaign can manufacture. People trust someone who once wore the robe. That trust painstakingly earned every years of conscientious. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्टेट हैंगर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को दिल्ली प्रस्थान से पूर्व विदाई दी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो सीपी राधाकृष्णन को सीएम ने विदाई दी। स्टेट हैंगर पर औपचारिक कार्यक्रम हुआ। उप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी वैनम अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के सुपरविजन में फुलेरा थाना पुलिस ने गांधी चौक क्षेत्र से 2 तस्करों सूरजगिरी और कैलाश चंद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1620 ग्राम अफीम बरामद की। वहीं दूदू थाना पुलिस ने कैरिया बुजुर्ग जाने वाले रास्ते पर स्कूटी सवार राम अवतार जाट को पकड़कर उसके पास से 40 किलो 550 ग्राम डोडापोस्त जब्त किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले में बस्सी थाना पुलिस ने सोलर प्लांट लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आरोपी को हिरासत में लिया गया। मामले में 1 जून 2023 को परिवादी शिव कुमार पंचोली, निदेशक ज्ञान विहार महाविद्यालय और विद्या महिला महाविद्यालय बस्सी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है आरोपी ने 4 लाख रुपए ऑनलाइन भुगतान लेने के बावजूद सोलर प्लांट स्थापित नहीं किया गया और धोखाधड़ी की। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन शिकंजा के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह शहर में 2 चोरी की वारदातों में शामिल था, जिसमें नकदी और सोने चांदी के जेवरात की चोरी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया। जांच में सामने आया मुख्य आरोपी जिमी उर्फ दीपक महाराष्ट्र का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में
60 से अधिक मामले दर्ज है। ग्रुप के सदस्य बंद मकानों की रेकी कर मोटरसाइकिल से विभिन्न राज्यों में वारदातें करते थे और चोरी का माल नशे और ऐशो आराम में खर्च करते थे। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की पूछताछ जारी है। गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला अभियुक्त जिम्मी उर्फ दीपक पिता विपिन शर्मा निवासी नंदुरबार महाराष्ट्र, दूसरा है रिजवान उर्फ रिज्जू पिता सलीम मोहम्मद निवासी सेक्टर 9 कृष्णा कॉलोनी पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर, तीसरा संधु कुमार पिता लादूलाल सोनी निवासी सेक्टर 9 कृष्णा कॉलोनी थाना सवीना जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जिम्मी उर्फ दीपक पिता डूंगरपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी होटल में आयोजित हुआ, जिसमें चिकित्सा सेवाओं को विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील चुग रहे, जबकि मंच पर राजस्थान अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दलजीत यादव और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MS वाला मुरुग वेल सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद थे। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉक्टर गौरव यादव ने IMA के लिए नए भवन निर्माण, बीमारियों की रोकथाम के शोध हेतु और कार्यशालाओं के आयोजन और आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने की प्राथमिकता बताई है। इस दौरान डॉक्टर कल्पेश जैन और डॉक्टर उर्वशी प्रेमा सहित पूरी कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डूंगरपुर की पोस्ट सेरेमनी का आयोजन किया, जिसमें नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और भविष्य में हम डूंगरपुर के चिकित्सकों के लिए और आम जनता के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज IMA डूंगरपुर के थ्रू करना चाहते हैं, जिसमें डॉक्टर्स के लिए हम CMEs, वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह का आयोजन करेंगे, जिससे कि जो भी विश्व दौसा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय के पीछे शनिवार को सूखी घास में अचानक आग लग गई, जो कि तेजी से फैलते हुए लगभग 500 मीटर क्षेत्र तक पहुंची। घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर नगर परिषद की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायरमैन सुशीला मीणा, राहुल मल्होत्रा, संतोष और चालक समय सिंह, मनमोहन सैनी सहित टीम ने आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन समय रहते नियंत्रण नहीं होता तो कलेक्ट्रेट भवन तक खतरा पहुंच सकता था। स्थानीय लोगों ने परिसर में सूखी घास हटाने की मांग की। सिरोही जिले के आबू रोड शहर में अप्रैल माह में ही भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में रहने को मजबूर हुए। गर्मी से बचाव के लिए लोग सिर ढककर और मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर निकलते नजर आए, जबकि कूलर और पंखे भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन ने बस स्टैंड, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की और लोगों से दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई। भरतपुर में भीषण गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। तेज धूप और लू के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के स्कूल के समय में बदलाव करते हुए दोपहर 12 बजे तक ही कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जूस और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, जिससे जूस की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी का दौर जारी रह सकता है। भरतपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा 43 डिग्री पार कर चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग सुबह शाम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि जरूरी काम होने से ही घर से बाहर निकलें। साथ ही प्रशासन ने बच्चों के स्कूल के समय में भी बदलाव किया है। भरतपुर से सच बेधड़क के लिए सौरभ सोनी। मल्होत्रा जिले के सिवाना क्षेत्र में बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने पचपदरा स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए किसी भी गांव या ढाणी में पानी की समस्या
ना होने पाए। विधायक ने खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज को प्राथमिकता से ठीक करने और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी। जैसलमेर जिले के फलसून गांव स्थित ग्राम पंचायत भवन में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। पंचायत प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में विद्यार्थियों ने विद्यालय और गांव के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव रखे। छात्रों ने खेल मैदान की 4 दीवारी, इंटरलॉकिंग सुविधा, खेल सामग्री की उपलब्धता और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग प्रमुख रूप से उठाई। ग्राम सभा में पंचायत विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रशासक रतन सिंह जोधा, सहायक ग्राम सेवक जगदीश जिनगर, व्याख्याता हरिराम सुथार सहित कई ग्रामीण विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही जिले में प्रस्तावित जनगणना 2027 को लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने आमजन से सक्रिय भागीदारी और सहयोग की अपील की। कलेक्टर ने बताया 1 मई से 15 मई तक जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें नागरिक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना कर सकेंगे। उन्होंने कहा, जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। कलेक्टर ने नागरिकों से सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि जिले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने अफवाहों से बचने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। आप सभी को विदित है कि 1 मई से पूरे जिले और पूरे राजस्थान में जनगणना है उसका पहला चरण शुरू हो रहा है। उसमें स्वगणना और हाउस लिस्टिंग 1 मई से शुरू होगी, जो कि 15 मई तक चलेगी। इसमें आप सभी अपने अपने घर में बैठे हुए ऐप और जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है se-census.gov.in के वेब पोर्टल के माध्यम से आप स्वगणना अपनी खुद कर सकते हैं और जाकर के जो संबंधित जानकारियां हैं वो सवालों के। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार प्रतापपुर के पास आशापुरा मोड़ स्थित नया तालाब गांव निवासी मनीष पुत्र शांतिलाल का शव खजूर के पेड़ से रस्सी से बंधा मिला, जबकि शव पेड़ के नीचे बैठी अवस्था में पाया गया, जिससे कि मामला रहस्यमय हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। उसका स्वयं का लड़का वहाँ शादी में गया था, वहाँ से आ रहा था, तो उसको किसी 2 बच्चों ने बताया कि यहाँ पर किसी आदमी की डेथ हो गई है। तो उसके बच्चे ने स्वयं जाकर के देखा, तो उसने पाया कि उसका पिता वहाँ पर मृत एक खजूर से पोजीशन। भरतपुर जिले के कुमेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुखवी निवासी जनुथर के रूप में हुई, जो अपनी बहन को उसके ससुराल रामपुरा छोड़कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान सुरोता गांव के पास उसकी बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुमेर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और मामले की जाँच शुरू की। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कुछ पता चला आपको? अच्छा, फिर यहाँ इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। जैसलमेर में कांग्रेस जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला प्रभारी उर्मिला योगी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा, 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन बिल के बावजूद भी इसे अब तक लागू नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। साल बाद 2026 में जब लागू करने की, जब बिल बन चुका है, बिल बनने का मतलब कानून बन चुका है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, ये कानून बन चुका है। उसके बावजूद आप भ्रम फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्यों भ्रमित कर रहे हैं? कि आपको राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो मोदी के सामने उसको तो केवल राजनीतिक लाभ लेना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से, मोदी जी से। देवास जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूल बस सुरक्षा ऐप विकसित किया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बताया, इस नवाचार के जरिए जिले के सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों में संचालित बस, ऑटो, अन्य वाहनों का ऑनलाइन पंजीयन और निगरानी की जाएगी। ऐप के माध्यम से वाहनों के दस्तावेज, पीयूसी फिटनेस और परमिट की वैधता पर नजर रखी जा सकेगी। ऐसी पहल की गई है जहाँ पे एक
स्कूल सुरक्षा ऐप करके एक एप्लीकेशन जिला स्तर पे बनाया गया है। इस एप्लीकेशन का दो मुख्य उद्देश्य है, जिसमें पहला कि स्कूल से संबंधित जो भी बस के कंडक्टर और ड्राइवर हैं उसके ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रमाण पत्र जो वेरिफिकेशन होता है उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और वो विदिन 48 आवर्स के अंतर्गत उनका वेरिफिकेशन हो सके, ताकि अगर कोई बस ड्राइवर या कंडक्टर चेंज होता है तो तत्काल ऑनलाइन माध्यम से थाने के माध्यम से उसको वेरीफाई किया जा सके। दूसरा, इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी बसेस हैं उनके जितने भी प्रकार के कांकेर जिले में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां बिना गुंडा गांव के एक लकवाग्रस्त युवक को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने 19 किलोमीटर तक कावड़ बनाकर अस्पताल पहुंचाया। ये क्षेत्र नारायणपुर सीमा से लगा हुआ है, जहां मरोपदा नामक युवक को 3 दिन पहले लकवा मार गया था। परिजन लगातार 108 को कॉल करते रहे, लेकिन मदद नहीं मिलने पर करीब 20 ग्रामीणों ने पलंग को कावड़ बनाकर कठिन पहाड़ी और पथरीले रास्तों से 4 घंटे का सफर तय किया। बाद में छोटे बेटिया पहुंचने पर बीएसएफ कैंप की मदद से एम्बुलेंस मिली और मरीज को अस्पताल भेजा गया। करौली जिले के हिंडौन सिटी के श्री महावीर जी क्षेत्र में एक दंपति द्वारा विषाक्त पदार्थ एल्ड्रिन का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया। जितेंद्र जाठव और उनकी पत्नी सीमा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया। जानकारी के अनुसार जहर पीने से पहले दंपति ने एक वीडियो बनाकर गांव के एक रेलवे कर्मचारी पर नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे। साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक युवक द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक दिनेश माल का शव घर में फंदे पर लटका मिला, जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार युवक को शराब की लत थी और घटना से पहले वह नशे की हालत में घर पहुंचा था। बताया जा रहा है उसने लकड़ी के पाट पर साड़ी से फंदा बनाकर आत्महत्या की। बच्चों ने शव को लटका देखा, आसपास के लोगों को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा और मामले की जाँच शुरू की। आज सुबह में थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड कर लिया गया, जिस पर मौके पर पहुंच परिजनों की सहायता से बॉडी को उद्धार करके मोर्चरी में लाए गए, जहां पर मंसूर विधायक के गांव ज्ञानपुरा में पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने हाईवे जाम कर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रखा। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं मटकी लेकर सड़क पर बैठ गईं और पानी की मांग करने लगी। ग्रामीणों का कहना है पिछले 6 माह से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। जाम के दौरान कुछ लोगों में कहासुनी भी हुई, हालांकि स्थिति को संभाल लिया गया। सूचना पर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया। अधिकारिक ने जल्द ही पेयजल सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया है। बूंदी जिले में केडीए की अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जाखमुंड पंचायत के रामपुरिया और पीली के खान गांव में पक्के मकान तोड़ने और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के बीच विधायक हरिमोहन शर्मा मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों के साथ विरोध जताया। विधायक ने अधिकारियों से बातचीत कर बिना नोटिस कार्रवाई करने पर नाराजगी जताई, तत्काल तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी, यदि कार्रवाई नहीं रोकी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केडीए के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ग्राम रामपुरिया और पीली की खान के निवासियों को, जिनका वर्षों से अपनी जमीन पर कब्जा है, जिनको खातेदारी अधिकार है, जिनके मकान बने हुए हैं, उस क्षेत्र के 4000 बीघा जमीन बूंदी जिले की जो केडीए के द्वारा रिको को आवंटित कर दी गई, जिसकी कीमत केडीए को रिको ने 341 कीमत रिको के द्वारा 431 करोड़ रुपया केडीए में जमा करा दिया। उस भूमि पर कब्जा देने के लिए पुलिस प्रशासन ने और केडीए के अधिकारियों ने वहां के निवासियों के साथ बड़ी जाति की। उनकी खेती की जमीन जो खाते की है उसको भी वो अतिक्रमण